प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य शासकों के उपरांत और गुप्त शासकों से पहले जिन महत्वपूर्ण शासकों ने या जिन महत्वपूर्ण राजाओं ने शासन किया, उनमें कुषाण वंश के शासक अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यदि कुषाणों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करें तो लगभग 165 ईसा पूर्व के आसपास हुंगनू नामक जाति ने पश्चिमी चीन में बसने वाली यूची नाम की जाति पर आक्रमण किया। यूचियों को वहां से मार भगाया गया। हारने के बाद में यूची जाति के लोग नए प्रदेश की खोज में आगे बढ़े और एक नए प्रदेश जिसको जैक्सार्टीस कहते हैं, वहां ये लोग पहुंचे। इस प्रदेश में शक जाति रहती थी। यूची ने यहाँ पर जो शक जाति रहती थी उनको हराकर इस देश पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन बहुत दिनों तक वे लोग उस पर अपना अधिकार कायम नहीं रख सके। उनके पुराने शत्रु वोसुंग ने हुंगनू जाति की मदद से ईसा पूर्व लगभग 140 के आसपास उन लोगों को वहां से भगा दिया और दोबारा उस प्रांत पर उनका अधिकार स्थापित हुआ। बाध्य होकर यूची लोगों को दोबारा से नए प्रदेशों की खोज में निकलना पड़ा। इस बार वे लोग आक्सस नदी के पार ताहिया प्रदेश की ओर पहुंचे। यहाँ के लोगों ने यूची की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद यूचियों ने समस्त बैक्ट्रिया और साग्डियाना के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसी समय यूची 5 अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो गए। इनमें से एक शाखा का नाम था कुईशांग, जो कुषाण के नाम से भी जानी जाती है। यूची जाति ही भारतीय साहित्य में ऋषिक, यूची, युविशी या ऋषिक के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब हिंगनू, जिसको हम लोग हूण जाति भी कहते हैं या उस नाम से भी जानते हैं, उन्हें कांसू से निकाल दिया गया, तब वे लोग घूमते फिरते बहुत से स्थानों में गए। ताहिया के लोग सुखप्रिय व्यापारी थे और यहाँ ऋषिकों की सत्ता जम गई की। ऋषिक, जिसको हम लोग यूची भी कहते हैं, जिसकी बात हम लोग पहले कर आए हैं। ऋषिकों ने धीरे धीरे बाख्तरी, कंबोज और आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। ये प्रदेश आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में आते हैं। बैक्ट्रिया पहुंचने पर ऋषिकों का संपर्क यवन, पहलव और रोमन संस्कृतियों से हुआ और इनसे वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुये शुआंग का राज्य कुषण नामक शाही या सरदार को मिला। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसने शेष 4 ऋषिक राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिसके फलस्वरूप एक बहुत बड़े संयुक्त राज्य की स्थापना हुई। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी इसका श्रेय यवगु नामक एक नेता को भी देते हैं। यदि हम लोग भारत में कुषाण शासकों की परंपरा की बात करें तो सबसे पहला नाम हमको जो मिलता है वो है कुजुल कदफिसेस। वह अपनी जाति की महत्ता का निर्माता था, या कहें कि कुषाण जाति का भारत में आरंभिक महत्वपूर्ण शासक कुजुल कदफिसेस रहा। हिंदुकुश पर्वत के पार उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ करना शुरू किया। उसने दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, किपिन और पर्थिया के एक भाग को अपने राज्य में भी मिला लिया और अंत में यवन, शक और पहलव राज्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और अपने साम्राज्य का निर्माण किया। उसके इतिहास में प्रधान साधन उसकी मुद्राएं रही। उसकी आरंभिक मुद्राओं पर एक ओर यूनानी राजा हर्मियस का नाम अंकित है, तो दूसरी ओर उसका अपना नाम और उपाधि कुशनस, यडस, कुजुल कफस, धुम, ठिडस, यह इसकी उपाधि थी जो उसके सिक्कों पर हमको उत्कीर्ण दिखाई देती है। इसके बाद ज्ञात होता है कि वह अपने जाति का नेता, जिसको युवक भी कहते हैं, और उसके अलावा उसके धर्म की प्रतिनिष्ठा भी उसकी सिक्कों से, उसकी मुद्राओं से हमको दिखाई देती है। इसके अलावा सिक्कों पर उसने एक अन्य उपाधि भी ली। उसका वह उपाधि थी महरजस, महतस, कुषाण, कुयुल कफस अथवा महारजस, रजतिरसस,
कुयुल कफस, ये उसके सिक्कों पर जो उसकी उपाधि थी वो हमको मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि उसके द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियाँ ली गई थी। इससे उसके सम्राट होने का आभास मिलता है। उसका संभावित समय 15 ईस्वी से लेकर के 95 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसका समय 75 ईस्वी तक भी मानते हैं। 80 साल की अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके सिक्कों पर इसके सिर की जो आकृति मिलती है वह रोमन सम्राट अगस्टस, टाइबेरियस और क्लेडियस की मुद्राओं पर अंकित जो आकृतियां हैं उससे काफ़ी मिलती हैं। कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है कि उसने हर्मियस से मित्रता स्थापित की और उसके माध्यम से उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने पर्थियन वंश को भी कुंठित कर दिया, या कहें उसको भी उसने हराया, परास्त किया। उसे हम कुषाण साम्राज्य का भारत में संस्थापक भी मान सकते हैं। उसने बैक्ट्रिया से तक्षशिला तक अपने साम्राज्य का प्रभावी रूप से विस्तार किया। इसके बाद में इसका पुत्र विम कटफिसेस गद्दी पर बैठता है। वही इतिहास में कैटफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने साम्राज्य की सीमा को और आगे बढ़ाया और अपने पिता से भी अधिक गौरवशाली उपाधियां धारण की। चीनी इतिहास के स्रोत में उसे भारत का विजेता भी कहा गया है। उसके सिक्कों के व्यापक प्रचार और उसकी राजनीतिक उपाधियों से ज्ञात होता है कि उसने सिंधु के पूर्व प्राय सारे पंजाब, कश्मीर, सिंधु और वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। चीनी इतिहासकारों के अनुसार उसने यूची जाति की शक्ति को बढ़ाया और उसने भारत के राजाओं को मार डाला और इसके स्थान पर कई शासक नियुक्त किए। ऐसा चीनी जो इतिहास है उसमें हमको मिलता है। इसके साथ ही अन्य जो भी उसके बारे में जानकारी मिलती है उसके अनुसार ज्ञात होता है कि उसने अपने जीते हुए प्रांतों में क्षत्रपों को नियुक्त किया। उसके समय कुषाण साम्राज्य एक तरफ मध्य एशिया में चीन साम्राज्य, पश्चिम में रोम साम्राज्य, दक्षिण पूर्व में सातवाहन साम्राज्य की सीमा तक पहुंच गया था। उसने पूर्वोत्तर एशिया में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए चीन पर आक्रमण किया, लेकिन उसे यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा। विवश होकर उसको यहाँ पर कर देना पड़ा, लेकिन इस घटना का संबंध विम के साथ कुछ इतिहासकार नहीं मानते। इसकी मुद्राओं पर अंकित जो लेख हैं उसमें उसे महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर और माहेश्वर की उपाधियां से अलंकृत किया गया है। उसकी कुछ मुद्राओं पर द्विभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्मग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इससे अनुमान लगता है कि वह शैव मत को मानने वाला था। तांबे की मुद्राओं में उसे महारयस, रथयस, देवपुत्रस, कुयुल, कर कफस या कपस कहा गया है। इससे उसके सम्राट पद और देवपुत्र उपाधि का पता चलता है। मथुरा में उसकी एक बहुत विशाल प्रतिमा हमको मिलती है जिस पर कुछ वाक्य अंकित हैं। उसमें से महत्वपूर्ण वाक्य जो है वो है समहाराज राजा तिराजो देवपुत्रो कुषाण पुत्रो शाही विमा तक्षमस्य। इसका अर्थ है सम्राट विम की प्रतिमा जिसके पास तक्षम जैसे तेज घोड़े हैं, जो कुषाण वंशीय है, जो देवताओं का पुत्र है और जो राजाओं का राजा है। प्रतिमा में वह सिंहासन पर बैठा हुआ, लंबी आस्तीन का चोगा और फीतों से बंधे हुए भारी जूते पहने और पादपीठ पर पैर रखे हुए उसको दिखाया गया है। इस लेख में उसके द्वारा मंदिर और जन कल्याण के लिए आराम गाह या जिसको सराय के नाम से जानते हैं, कुएं और तालाब बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। भारत में पहुंचते ही कुषाण लोग भारतीय धर्म और संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हुए। बौद्ध धर्म के प्रति भी वह सहिष्णु था। इसी के समय कपिशा से काश्यप, मातंग और धर्मरत्न नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं ने चीन जाकर सद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रथम दोनों कुषाण शासकों के समय भारतवर्ष का चीन और रोमन साम्राज्यों के साथ संपर्क स्थापित हुआ और पश्चिमोत्तर व्यापारिक मार्ग भी खुले। भारत से अन्न, मसाले, आभूषण और वस्त्र बाहर जाने लगे और इसके बदले प्रचुर सुवर्ण भारत में आने लगा। विम कथफिसेस ने अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए और उसे क्रमशः उत्तराधिकारियों को भी इस परंपरा को उसने आगे बढ़ाया।
पेशावर जिले में आरा के पास में देवपुत्र कैसर वाजिष्ठ पुत्र कनिष्क के 41वें वर्ष का एक अभिलेख भी मिलता है, जिसमें उसकी कुछ उपाधियां भी हमको प्राप्त होती। इसका तात्पर्य यह है कि इन शासकों के द्वारा विशाल उपाधियां धारण की गई, जो इनके प्रभावी व्यक्तित्व को भी दर्शाने का कार्य करते थे। इसके बाद में जो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वह था कनिष्क प्रथम, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली और प्रभावशाली शासक सिद्ध हुआ। कनिष्क के संबंध में हालांकि जानकारी के साधन कम हैं, फिर भी विभिन्न साधनों के विश्लेषण से उसके शासनकाल का श्रृंखलाबद्ध इतिहास निर्मित किया गया है। हालांकि विमकथविशेष और कनिष्क में आपस में क्या संबंध था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों के बीच एक अल्पकालीन अंतरिक्ष संभावना वर्जित नहीं है। कहीं दोनों के सिक्के साथ भी मिले हैं, कहीं कुछ असमानताएं भी हमको दिखाई देती हैं। बहरहाल भारत में कुषाण साम्राज्य का जो प्रभावी विस्तार रहा, या जिस रूप में कुषाण साम्राज्य को हम लोग जानते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनिष्क का रहा, जो विमकथविशेष के बाद में यहाँ का शासक बनता है।